नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की कक्षाओं क्रम में आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को, और आज हम देखेंगे कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को। लेक्चर शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। देखिएगा, लॉरेंस कोहेलबर्ग जो थे वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे और उनका जन्म हुआ था 1927 में, उनकी डेथ हुई है 1987 में। लॉरेंस कोहेलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो जीन पियाजे की थ्योरी के बाद आई। जीन पियाजे से वो प्रभावित तो थे, लेकिन जब जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया तो उन्हें लगा कि शायद ये परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। इसीलिए उन्होंने एक अलग से नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक थ्योरी डेवलप की, जिसको हम कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के लिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक कहानी तैयार की। सबसे पहले कहानी तैयार की, एक काल्पनिक कहानी थी और मैं उस कहानी को आपको बताऊंगा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, कुछ सर्टेन एज ग्रुप के बालकों का चयन किया। कुछ बच्चे चुने उन्होंने शिकागो से, शिकागो अमेरिका में है, जिनकी उम्र 10 से 16 वर्ष के बीच थी, और करीब करीब 72 बालकों का चयन उन्होंने किया। शिकागो के 72 बालकों का चयन किया और उन बालकों से उस स्टोरी के आधार पर कई सारे प्रश्नों को पूछा, और उन प्रश्नों को हर 3-3 साल के अंतर पे पूछा। कि एक बालक से आज इंटरव्यू लिया, उससे कुछ प्रश्न पूछे उस स्टोरी संबंधित, फिर 3 साल बाद उससे फिर वही दोबारा प्रश्न पूछे, फिर 3 साल बाद फिर पूछे। तो उन्होंने इसके आधार पर यह बताया कि अलग अलग एज में बालक की नैतिकता का स्तर जो है अलग अलग होता है। अच्छा, नैतिकता के सिद्धांत को जब उन्होंने प्रतिपादित किया तो इसकी 3 अवस्थाएं बताई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल, परंपरागत कन्वेंशनल, और उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 अवस्थाओं का उन्होंने प्रतिपादन किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक स्टोरी, हमें पता होना चाहिए कौन सी स्टोरी थी, और इसके अतिरिक्त उन्होंने दो टर्म डेवलप की है, जिसको कहते हैं नैतिक दुविधा, जिसे कहते हैं मोरल डायलेमा, और दूसरा टर्म है आपका नैतिक तर्कणा या नैतिक तर्क, जिसे कहते हैं मोरल रीजनिंग। इन दोनों टर्म को समझना अनिवार्य है। इसके बाद देखेंगे हम कौन कौन सी अवस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया है और कोहेलबर्ग की क्या क्या आलोचना हुई है, क्योंकि कोहेलबर्ग की आलोचना भी काफ़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को। क्या इन्होंने कहानी बनाई कि इसकी हिंज की स्टोरी बनाई। इन्होंने क्या किया कि बच्चों के साथ एक विशेष साक्षात्कार किया, एक खास प्रकार का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में बच्चों को हिंज नामक व्यक्ति की एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, और उन साक्षात्कार करने के बाद, अच्छा, साक्षात्कार किया किस पे, शिकागो के 72 बालक थे जिनकी उम्र 10 से 16 वर्ष के बीच थी, और हर 3-3 वर्ष के बाद उनसे क्या किया, 3-3 वर्ष के इंटरवल पर 3-3 वर्ष बाद उन बच्चों ने साक्षात्कार किया। हर बार उनको वही कहानी सुनाई और उस कहानी के आधार पर प्रश्नों को पूछा, और उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर उन्होंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्योंकि उन्होंने बताया कि हर उम्र में जैसे ही बालक थोड़ा बड़ा होता है और नैतिक विकास की अगली अवस्था पर पहुंचता है तो उसकी नैतिकता के मायने चेंज हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हिंज की स्टोरी डेवलप की। हिंज की स्टोरी क्या थी समझ लीजिएगा, कुछ जगह हिंज या कुछ जगह हाइंज कहते हैं इसको। कि हिंज नाम का एक बंदा था, उसकी बीवी को एक खास प्रकार के कैंसर की बीमारी हो गई थी, जिसका कहीं आसपास ट्रीटमेंट नहीं था। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि एक शहर में एक दवा कंपनी है, उस दवा कंपनी ने इस बीमारी की दवा खोज ली है और उसके पास ये अवेलेबल है। हिंज वहाँ गया तो उस कंपनी के जो मालिक थे, सीईओ थे, उन्होंने उस दवा की जो कॉस्ट उन्हें पड़ी थी, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उन्हें पड़ी थी, जितनी लागत थी उस दवा की, उससे 10 गुना कॉस्ट उससे मांगी। उतना पैसा हिंज के पास नहीं था, और हिंज ने उनसे कहा कि मैं बाद में दे दूंगा, अभी थोड़े रख लीजिए, लेकिन वो नहीं माने। तो हिंज ने क्या किया, फिर अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने जान पहचान वालों से कुछ रुपया पैसा उधार लिया, लेकिन फिर भी वह उतना कलेक्शन नहीं कर पाया जितना कलेक्शन उस दवा को खरीदने के लिए पर्याप्त होता। वह दोबारा वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ उस कंपनी के सीईओ ने मना कर दिया कि आपको इससे कम पैसे पर दवा नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने इसकी दवा की रिसर्च पर काफ़ी सारा पैसा खर्च किया है, तो कंपनी इससे मुनाफा कमाना चाहती है। अब हिंज ने क्या किया, अब यहाँ पे कोहेलबर्ग ने कंडीशन रखी कई सारी, कि क्या हिंज को दवा चोरी कर लेनी चाहिए या दवा चोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने हिंज की स्टोरी में यहाँ तक लाने के बाद कि उसे दवा नहीं मिल पा रही, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, तब हिंज को क्या करना चाहिए,
इस प्रकार के सवालों को उसने बच्चों से कई कई बार किए और अलग अलग स्टेज पे किए कि जब बालक 10 वर्ष का था तब उसी सवाल को किया, फिर बालक और बड़ा हो गया तब उसी सवाल को दोहराया, फिर और बड़ा हो गया तभी दोहराया। तो हिंज ने देखा कि हर एक अवस्था में बालक के नैतिक निर्णय अलग अलग हो जाते हैं और नैतिक निर्णय के पीछे का तर्क अलग हो जाता है, ठीक है ना। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि क्या करना चाहिए तो इसको उन्होंने टर्म दिया नैतिक दुविधा का। तो इसी स्टोरी को सुनाते हुए उन्होंने बच्चों से कई सारे इंटरव्यू किए, उस इंटरव्यू पर बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसके अलावा 2 टर्म प्रतिपादित किए, पहला नैतिक दुविधा और दूसरा आपका उन्होंने दिया नैतिक तर्कण। नैतिक दुविधा अर्थात मोरल डायलेमा और दूसरा टर्म उन्होंने डेवलप किया नैतिक तर्कण। देखिए नैतिकता के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। नैतिकता वे नियम या क्रियाकलाप होते हैं, मोरलिटी रूल्स हैं या सेट ऑफ रूल्स हैं या कुछ एक्टिविटी हैं जो किसी भी समाज की परंपराओं के अनुरूप हैं। आप कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जो आपके समाज की आशाओं के, आपकी समाज की परंपराओं के अनुरूप है तो कहा जाता है कि आप नैतिक हैं या आपके क्रियाकलाप नैतिकता से भरे हुए हैं। अगर आप कोई भी ऐसा क्रियाकलाप करते हैं जो समाज की परंपराओं, समाज की आशाओं, समाज के एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होते हैं तो वो काम अनैतिक कहे जाते हैं, ठीक है। तो नैतिकता तो आप समझते ही हैं। तो देखिएगा हिंज ने पहला टर्म दिया कौन सा, नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा होती क्या समझिएगा, कई दफ़ा ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमारे सामने कई सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हमें उनमें से एक को चुनना बड़ा मुश्किल पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई कहे कि आपके सामने आपकी फैमिली है और 5 लाख रुपए हैं, आप दोनों में से किसे चुनना पसंद करेंगे। या आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने शहर में जॉब करें, वहाँ आपको सैलरी मिलने वाली है, और आप अपने शहर से 200 किलोमीटर दूर जॉब करें, वहाँ कुछ सैलरी ज़्यादा मिलने वाली है। तो आप बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि अपना शहर छोड़ूं या दूसरे शहर में अपना शहर छोड़ूं अच्छी जॉब के लिए, अच्छे पैसे के लिए, या अपने शहर में थोड़े से कम पैसे में काम करूं। तो इस कंडीशन को जब आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो आप किस में पड़ जाते हैं, नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं। देखिएगा नॉर्मल सी बात है, आपके सामने 2 ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में से एक बिल्कुल गलत है और एक बिल्कुल सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नॉर्मल सी बात है। आप मार्केट गए सामान लेने और वहाँ आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर सामान इस शॉप ए पर 20 रुपये का है और वही शॉप बी पर 15 रुपये का है। तो इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, आप जाएंगे 15 रुपये का लेकर चले जाएंगे क्योंकि आपको सस्ता मिल रहा है, सामान सेम है। लेकिन कंडीशन कब आती है, जब आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और उनमें आप सही गलत का चुनाव ना कर पा रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सामने आपकी फैमिली और बहुत सारा पैसा है तो आप किसे चुनेंगे, क्योंकि पैसा भी महत्वपूर्ण है, लाइफ जीने के लिए पैसा भी महत्वपूर्ण है और फैमिली भी महत्वपूर्ण है। या आपकी जॉब आपके शहर में लगती है, मान लीजिए शहर में आपकी जॉब लगती है और आपकी सैलरी 30,000 है और आपके शहर से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर आपकी या 500 किलोमीटर दूर किसी शहर में जॉब लगती है, वहाँ आपकी सैलरी लगभग 45 या 50,000 है। तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि अपने शहर में नौकरी करूँ, थोड़ा सा कम पैसा हो, या मैं दूसरे शहर जाऊं जहां ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे और आगे बढ़ने के चांस भी होंगे। तब आप नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी भी एक निर्णय पर पहुंचने से पहले जब आपके सामने कई सारे सही विकल्प हों, उनमें से एक चुनना है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपके सामने कई सारे गलत विकल्प भी होते हैं, तब आपको चुनना होता है। कैसे समझिएगा, सही विकल्प में दोनों कि नौकरी अपने शहर में या दूसरे शहर में, दोनों ही सही विकल्प हैं, उसमें से किसी एक को चुनना है आपको। गलत विकल्प की अगर मैं बात करूं आपसे, मान लीजिए कि आपके समक्ष एक बंदा है जो अपराधी है और आपको पता है कि कुछ समय बाद कुछ लोगों का मर्डर कर देगा और आपके पास गन है, आप एक गन रखते हैं, आपके पास लाइसेंस वाला गन है। अब आपके सामने ऑप्शन है कि आप उसे छोड़ दें, जाने दें। तो आपको पता है अगर मैंने जाने दिया ये आतंकवादी है, ये 5-6 लोगों को मार देगा। और अगर आप उसे शूट कर दें तो उन 5-6 लोगों की जान बच जाएगी। तो आपके सामने दोनों ही ऑप्शन कैसे हो गए, नेगेटिव टाइप के हो गए ना, कि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो जाके 5 लोगों की हत्या कर देगा, तो ये भी नुकसान वाली बात है। और अगर आपने उसे मार दिया तो मारना भी गलत है, लेकिन गलत कर रहे हैं किसके लिए, अच्छे के लिए गलत कर रहे हैं, यानी किसी की आप हत्या कर रहे हैं, किसी आतंकवादी को मार रहे हैं, किसी बुरे इंसान को मार रहे हैं, लेकिन किसके लिए, कि आपने उसे मारा तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तब भी आप कहीं ना कहीं दुविधा में फंस जाते हैं कि इसे मारें या छोड़ दें। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नैतिक दुविधा जरूरी नहीं है कि आपके सामने सारे ऑप्शन सही हो। आपके सामने ऑप्शन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नेगेटिव ऑप्शन हो, लेकिन नेगेटिव ऑप्शन में क्या होता है, आपको ये दिखाई देता है कि नेगेटिव करने के बाद आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव हासिल होगा। कैसे, अगर हिंज को दवा नहीं मिली,
अब हिंज के सामने ऑप्शन था, क्या करे, दवा चोरी करे या ना करे। अगर दवा चोरी नहीं करता है तो वो नियमों का पालन करता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो लेकिन उसकी बीवी मर जाएगी। अगर वो दवा चोरी कर लेता है तो क्या होगा कि उसकी बीवी बच जाएगी, लेकिन उसको सजा हो जाएगी। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव सारे ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं। तो नैतिक दुविधा में आप ये देखेंगे कौन से ऑप्शन के संग जाना है और किस ऑप्शन से आपको आगे जाके ज़्यादा बेनिफिट होगा। हो सकता है उस ऑप्शन के साथ आपको उस समय कोई बेनिफिट ना हो, लेकिन आगे जाके उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम सामने आएँ। तो नैतिक दुविधा का मतलब है कि जब आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और आपको उनमें से एक चुनना हो और वो थोड़ा कठिन हो, तो आप कहते हैं नैतिक दुविधा। अब देखिएगा, हिंज की दुविधा की बात की जाती है, हिंज डायलेमा की बात की जाती है। जो थ्योरी उन्होंने दी, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को पूरी कहानी सुनाने के बाद बच्चों से कहा कि आपके सामने अब हिंज की दुविधा है, हिंज दुविधा में पड़ गया है कि हिंज क्या करे। तो हिंज की दुविधाएं 3 प्रकार की है, हिंज डायलेमा। पहला कि दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अनैतिक है, ठीक है ना, दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अनैतिक है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे स्टेज लिख रखी है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, इनको बाद में कनेक्ट करूंगा मैं। तो पहली दुविधा थी कि दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अनैतिक है। दूसरा ऑप्शन था कि दवा चोरी करनी चाहिए और दवा चोरी करने के बाद बीवी को दे दे, बीवी ठीक हो जाएगी और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे ताकि सज़ा मिल सके, क्योंकि उसने नियम तोड़ा है, नियम तोड़ा इसकी सज़ा मिल जाए और दवा चोरी से उसकी बीवी की जान भी बच जाए। दोनों कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, दवा चोरी करे और किसी को ना बताए, दवा चोरी करे, बीवी को दे दे और किसी को ना बताए। तो हिंज के सामने 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, चोरी नहीं करे बिल्कुल, क्योंकि चोरी करना गलत है, सामाजिक नियमों के खिलाफ है। दूसरा ऑप्शन, चोरी करे क्योंकि जान बचाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि चोरी की है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तीसरी कंडीशन कि चोरी करे लेकिन किसी को ना बताए क्योंकि जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चूंकि उसको दवा नहीं मिल रही थी तो ये भी तो गलत था ना कि कंपनी के मालिक को उसे दवा दे देनी चाहिए थी, बाद में पैसे आ जाते, जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिंज की 3 प्रकार की दुविधाएं उन्होंने सामने रखी। इन दुविधाओं के आधार पर उन्होंने बच्चे का स्तर पता किया कि बच्चा पूर्व परंपरागत अवस्था पे है, परंपरागत अवस्था पे है या पश्च परंपरागत अवस्था पे। इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा तीनों अवस्थाएं पढ़ाने के बाद। तो आपने देखा कि इन्होंने क्या किया, बच्चों के ऊपर 72 बालकों के ऊपर क्या किया, बहुत सारे साक्षात्कार किए। उन बच्चों की 10 से 16 वर्ष उम्र थी। 3-3 वर्ष के बाद उनसे वही सवाल बार बार पूछे, हिंज की स्टोरी सुनाई जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। नैतिकता आप जानते ही हैं, वे नियम जो समाज की परंपराओं के अनुरूप होते हैं। नैतिक दुविधा का मतलब है जहाँ कई सारे विकल्प आपके सामने मौजूद हों और उनमें से एक चुनना बड़ा मुश्किल हो। अब उन्होंने बताया हिंज की क्या दुविधा थी कि चोरी करे या ना करे, करे तो करने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे ताकि सजा माप पा सके, और या करे तो किसी को ना बताए, अपनी बीवी का इलाज कराए और ठीक होकर उसे घर ले जाए। तो 3 तरह की दुविधाओं में हिंज पड़ा था। बालकों ने इसके अलग अलग आंसर दिए, उन्हीं आंसर के आधार पर 3 अवस्थाओं की बात हुई। अगला इन्होंने टर्म जो दिया था वो था नैतिक तर्कणा। तो नैतिक दुविधा के बाद क्या आता है, नैतिक तर्कणा। कि अब आपके सामने 3 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है कि अपने शहर में नौकरी करनी है या बाहर जाकर नौकरी करनी है। तो अब आप इसमें से कोई एक तो चुनेंगे, और जब कोई एक चुनेंगे तो अपने मन में क्या करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे कि ये सही है, ये सही है। हो सकता है कि 2 ऑप्शन हैं, वो 2 ऑप्शन मेरे सामने हैं कि मैं अपने शहर में नौकरी करूं और या बाहर जा करूं, वही सेम ऑप्शन मेरे मित्र के सामने है। हो सकता है उसने मेरे साथ ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हो, दोनों को एक सी जॉब ऑफर हो रही हो, अपने शहर में भी और दूसरे शहर में। तो हो सकता है मैं अपने शहर वाली जॉब का चुनाव करूं और वो दूसरे शहर वाली जॉब का चुनाव करे, क्योंकि सभी की नैतिक तर्क क्या होती है, अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी की मोरल रीजनिंग एक सी हो कि सब एक से तर्क दें, ठीक है ना। तो विकल्प जब आपके सामने एक से ज़्यादा हों तो नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं। उनमें से किसी एक विकल्प का आप चयन करते हैं, और वो चयन किसके आधार पर होता है, आपकी मोरल रीजनिंग के आधार पर होता है। और मोरल रीजनिंग व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाएंगे तो सबकी अपनी अपनी मोरल रीजनिंग अलग होती है। कोई किसी एक विकल्प के लिए कुछ कारण देता है, कोई दूसरा कारण देता है। तो आपने दोनों टर्म देखे, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, अर्थात जिसे कहते हैं मोरल रीजनिंग। क्या लिखा हुआ है, उपलब्ध विकल्पों में से किसी योग को चुनना। उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनना क्या कहलाता है, आपका मोरल रीजनिंग कहलाता है। अब देखिएगा, जो 3 प्रश्न उन्होंने पूछे थे उसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि बालकों से प्रश्न पूछे, उनके आंसर के आधार पर कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी और 3 अवस्थाओं के 2-2 चरण दिए। अर्थात 3 अवस्थाओं के 2 चरण, 2-2 चरण, अर्थात कितने चरण हो गए, टोटल 6 चरण हो गए। तो 3 अवस्थाओं की बात करेंगे तो उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 अवस्थाओं को बांटा है। पहली अवस्था उन्होंने बांटी, इसका नाम है पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज।
जिसके 2 चरण होते हैं, ठीक है ना। और इसका जो टाइम होता है आपका वो होता है 4 से 10 वर्ष तक होता है ना। उसके बाद 10 से 13 वर्ष और उसके बाद 13 वर्ष से ऊपर रहता है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था जो है या पूर्व परंपरागत स्तर है, इसे कहते हैं प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा होता है आत्म अभिरुचि या अहंकार की अवस्था। दूसरी अवस्था आपकी परंपरागत अवस्था, इसे कहते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज। इसके अलावा तीसरी अवस्था की बात करेंगे तो पश्चिम परंपरागत या उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व परंपरागत स्तर की बात करते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर के 2 चरण होते हैं। पहला चरण है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, है ना, ओबेडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबेडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन देखिएगा इस अवस्था में, यानी कि पहली अवस्था पूर्व परंपरागत स्तर की पहला चरण जो है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसमें बालक का नैतिक विकास काय के द्वारा होता है? आज्ञा एवं दंड के द्वारा। आज्ञा एवं दंड के द्वारा कि वह माँ बाप, बड़े भाई बहन और शिक्षक की आज्ञा का पालन करता है। उन आज्ञा का पालन करने के क्रम में वो सभी काम नैतिक करता है। इसके अलावा दंड के द्वारा उसका नैतिक विकास होता है कि उसे लगता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे दंड मिलेगा। तो यहाँ पर पहले चरण में उसका नैतिक व्यवहार किसके आधार पर होता है? आज्ञा एवं दंड के आधार पर होता है। नैतिक विकास आज्ञा एवं दंड द्वारा नियंत्रित होता है और दंड व पुरस्कार नैतिक विकास करते हैं। तो कौन सी अवस्था? पूर्व परंपरागत स्तर में पहला चरण कौन सा? आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसी स्तर की दूसरी अवस्था आत्म अभिरुचि या अहंकार की अवस्था। आत्म अभिरुचि या अहंकार की अवस्था इसे कहते हैं ईगो सेंट्रिक स्टेज। ईगो सेंट्रिक स्टेज यानी कि इस दूसरे चरण में बालक के नैतिक व्यवहार का आधार उसका ईगो होता है। नैतिक व्यवहार का आधार क्या होता है? उसका ईगो होता है। कैसे? आपने देखा होगा स्कूल में कि एक बालक आपके पास शिकायत करने आया कि मुझे रोहन ने मुझे मारा है, तो आप जब उससे पूछते हैं तो वह कहता है इसने मुझे मारा था। यानी कि क्या हो गया? टिट फॉर टैट जैसा कंडीशन हो गया, नहीं हो गया? यानी कि यहाँ पे नैतिकता काय से ड्रिवन हो रही है? उसके ईगो से, कि जैसा आप मेरे संग बिहेव करेंगे वैसे ही मैं आपके संग करूँगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गया कि दूसरा चरण कौन सी अवस्था का? पूर्व परंपरागत स्तर का पहला चरण आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा चरण आत्म अभिरुचि या अहंकार की अवस्था, दैट इज कॉल्ड ईगो सेंट्रिक स्टेज। कंडीशन समझिएगा, टिट फॉर टैट, है ना। कैसा? जैसा सामने वाले ने किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी होता है कि चूंकि बालक ईगो सेंट्रिक है, आत्म केंद्रित है, अहम केंद्रित है, सिर्फ अपने आप से मतलब है, और अगर उसको कुछ अनैतिक करने से उद्देश्य पूरा हो जाए, अनैतिक करने से कुछ उद्देश्य पूरा हो जाए तो वो करेगा। कैसे? माँ मार्केट जा रही हैं और माँ ने कहा कि फ्रिज में आइसक्रीम रखी, इसे खाना मत, और मैं आऊँगी तब आपको दूंगी, क्योंकि आइसक्रीम आप खाओगे तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। माँ चली जाती है मार्केट, बालक घर पे अकेला, तो उसने देखा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वो थोड़ी सी चुरा के खा लेगा। क्यों खा लेगा? क्योंकि कौन सी अवस्था पे है वो? आत्म अभिरुचि या अहंकार की अवस्था पर है, अर्थात ईगो सेंट्रिक है। चूँकि चुरा के खाने से उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है, उसको आइसक्रीम खानी है, तो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माँ की बिना परमिशन के नहीं खानी चाहिए, वो उसे चुरा के खा लेगा। तो यहाँ देखा आपने दूसरे चरण में उसका पहला कंडीशन के टिट फॉर टैट की स्टेज लागू होती है। जैसा आप करोगे वैसा वो आपके साथ करेगा। अनैतिक करने से उद्देश्य पूरा हो तो करेगा, अर्थात भूख लगने पर कुछ चुरा कर खा लेता है और उसे नैतिक समझता है। और इस अवस्था में नैतिक विकास का आधार क्या होता है? उसका ईगो होता है। तो ध्यान रखिएगा, नैतिक विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था आपके सामने क्लियर हो गई, पूर्व परंपरागत स्तर, दैट इज कॉल्ड प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसके 2 चरण हैं, 4 से 10 वर्ष की इसकी अवस्था होती है। दूसरी अवस्था की बात करेंगे परंपरागत अवस्था, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल स्टेज, है ना। कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत अवस्था, इसकी आयु सीमा होती है 10 से 13 वर्ष। अब ध्यान रखिएगा, इसके भी 2 चरण हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंज की स्टोरी सुनाने के बाद उन्होंने बच्चों से बहुत सारे प्रश्न पूछे। प्रश्नों के आधार पर बच्चों की 3 अवस्थाएं बताई, पूर्व परंपरागत प्री कॉन्वेंशनल, परंपरागत कॉन्वेंशनल और पश्च परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल। और हर अवस्था के 2-2 चरण थे। तो 2 चरण हम यहाँ देख चुके हैं। अब दूसरी अवस्था के 2 चरण देखेंगे। परंपरागत अवस्था का पहला चरण प्रशंसा की अवस्था, ध्यान रखिएगा, प्रशंसा की अवस्था, इसे कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल अवस्था, है ना। गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज कहते हैं कि इस अवस्था में जब बालक आता है तो होता क्या है कि वह जो भी नैतिक कार्य करता है वो प्रशंसा पाने की लालसा में करता है। उसको तारीफ सुनना पसंद है कि आपने आप देखते हैं पड़ोस में कुछ बुजुर्ग होते हैं या घर में दादा दादी इत्यादि होते हैं, अगर बालक ने कोई काम कर दिया तो शाबाश, बहुत बढ़िया बालक है, बहुत बढ़िया लड़की है, तो उन्हें अच्छा लगता है। यानी कि वो सभी अच्छे काम करते हैं किस लिए? प्रशंसा पाने की लालसा में, क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने कुछ गलत किया, और गलत किया तो प्रशंसा नहीं मिलेगी, बुराई मिलेगी, डांट पड़ेगी, है ना। लेकिन उन्हें क्या पानी है? उस समय प्रशंसा पानी है, तारीफ पानी है। तो इस अवस्था में आधार क्या होता है? सम्मान पाने की लालसा में नैतिक व्यवहार
उनका होता है कि उन्हें सम्मान मिले, अर्थात लोग उनकी प्रशंसा करें और समाज से प्रशंसित व्यवहारों को नैतिक मानते हैं, है ना। इस अवस्था में बालक, जिसे हम प्रशंसा की अवस्था कह रहे हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल अवस्था कह रहे हैं इसको, इसमें बालक क्या करता है कि समाज द्वारा जिन व्यवहारों की प्रशंसा की जाती है, समाज के लोग जिन क्रियाकलापों की तारीफ करते हैं, वह उन्हीं क्रियाकलापों को क्या मानता है, नैतिक मानता है। तो परंपरागत अवस्था की पहली स्टेज प्रशंसा की अवस्था, गुड बॉय गुड गर्ल। इसी की दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बालक क्या कहेगा कि यहाँ जितने भी समाज के नियम हैं उनको पूरी तरह से मानना शुरू कर देता है, समाज के जो नियम है उनको पूरी तरह से मानना शुरू कर देता है। सामाजिक नियमों के प्रति जागरूकता होती है उसके मन में और अपने आप को समाज का अंग मानकर उसी के अनुरूप नियमों का पालन करता है, यानी कि समाज के नियमों को पूरी तरह से मानना शुरू कर देता है। तो आपने देखा कि हिंज यूएसए के थे, 1927 में इनका जन्म हुआ, 87 में डेथ हो गई। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, पियाजे से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने पियाजे के सिद्धांत नैतिक सिद्धांत से प्रभावित नहीं थे। पियाजे से तो प्रभावित थे लेकिन पियाजे के सिद्धांत से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत अपना दिया। एक हिंज की कहानी बताई, शिकागो के 72 बालकों का समूह लिया, उसमें से 54 बालक ऐसे थे जिनको कई सालों तक उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। 72 में से 54 तो रेगुलर उनके टच में थे, हर 3 सालों का इंटरव्यू लिया करते थे और उस इंटरव्यू के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नैतिक विकास के सिद्धांत से पहले उन्होंने दो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए। नैतिक दुविधा, मैंने बता दिया, कई सारे ऑप्शन में से एक चुनना हो, और दूसरा आपका नैतिक तर्कणा, किसी एक को चुन लिया है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, इसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। और फिर उन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई और हर अवस्था के 2 चरण बताए। तो पहली अवस्था पूर्व परंपरागत अवस्था, इसकी 2 चरण आपके सामने बात हो गई। दूसरी अवस्था परंपरागत अवस्था, इसके 2 चरण की बात हो गई। प्रशंसा की अवस्था, यानी कि बालक जो कुछ भी कार्य करता है प्रशंसा पाने की लालसा से करता है। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात इसका मतलब है कि बालक समाज के नियमों को पूरी तरह से मानता है, अपने आप को समाज का एक अंग मानता है। अब बात करते हैं, तो तीसरी अवस्था की बात करते हैं, कोएलबर के सिद्धांत की तीसरी अवस्था, इसका नाम है उत्तर या पश्चिम परंपरागत अवस्था, या इसी को आत्म अंगीकृत अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और इसका जो एज ग्रुप होता है वो 13 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है, ठीक है ना। इसका एज ग्रुप होता है 13 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। अब देखिएगा यहाँ पे इस तीसरी अवस्था के भी 2 चरण हैं, जिसमें पहला चरण है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और दूसरा चरण है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा पहली अवस्था के 2 चरण थे, दूसरी अवस्था के 2 चरण थे, अब ये तीसरी अवस्था के 2 चरण हैं। तो पहला चरण है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब है कि जब बालक इस अवस्था पर पहुंचता है तो वे सामाजिक नियमों को मानते तो हैं, जैसे इससे पिछले वाले चरण में मान रहे थे कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था जो मान रहे थे परंपरागत स्तर पर, यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर में, किसी भी पहले से स्थापित सामाजिक नियम में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो वो इस बदलाव को भी करते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा, एक एग्जाम्पल देखा होगा, सीटेट की परीक्षा में एग्जाम्पल आया है कि कर्नैल सिंह सरकार को टैक्स देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो टैक्स सरकार को जाता है वो सरकार उस टैक्स को अनावश्यक रूप से ऐसी जगह खर्च करती है जिनकी आवश्यकता नहीं है। तो कर्नैल सिंह ने क्या किया यहाँ पे, कर्नैल सिंह कौन सी अवस्था में है, सबसे पहली बार प्रश्न यही पूछा गया है कि कर्नैल सिंह कौन सी अवस्था में है, तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पर हैं। क्यों है, क्योंकि उनके मन में जो उनका नैतिकता का स्तर है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन पे आ चुका है। और कर्नैल सिंह सामाजिक नियमों को मानते तो हैं लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सरकार का ये जो नियम है ये सही नहीं है, क्योंकि सरकार लोगों से टैक्स लेती है और वो गलत जगह खर्च करती है, इसलिए वो टैक्स देना पसंद नहीं करते। या मैंने आपको मृत्यु भोज वाला एग्जाम्पल समझाया था कि मृत्यु भोज में जब लोग जाते हैं, है ना, तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं मृत्यु भोज में जाना सही नहीं है, तो एक पहले से स्थापित नियम में बदलाव की आवश्यकता है। तो यहाँ पे समाज के नियमों को मानते तो हैं लेकिन पहले से किसी स्थापित सामाजिक नियम में किसी बदलाव की आवश्यकता हो तो वो भी करते हैं। तो ऐसे लोगों का ये मानना होता है कि अगर जान बचाने के लिए चोरी की है तो उसे गलत नहीं मानते, क्योंकि चोरी करना भले ही अनैतिक हो लेकिन चोरी करने का उद्देश्य चूँकि जान बचाना था। तो जब लोग उत्तर परंपरागत अवस्था पर होते हैं जिसमें उनका पहला चरण सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, या टोटल चरण की बात करें तो 5वां चरण हो जाएगा ये, इसमें लोग अनैतिक कार्य अगर किसी अच्छे परिणाम के लिए किया गया तो उसको गलत नहीं मानते, या किसी सामाजिक नियम में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो उसे भी वो करते हैं। अब देखेंगे उत्तर परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण, अर्थात कुल मिलाकर 6ठा चरण,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ऐसा माना जाता है 1 या 2% ऐसे होते हैं, बमुश्किल 1 या 2% भी बहुत मुश्किल से होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद व्यक्ति के जो भी कार्य होते हैं वो अब अपने आप से संबंधित नहीं होते। इससे पहली अवस्थाओं में व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा था, बालक या कोई भी व्यक्ति, कोई भी अब जो कार्य कर रहे थे, वो सिर्फ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब व्यक्ति आ जाता है इस अवस्था में, तो वह ये देखता है कि मेरे किसी त्याग से, मेरे किसी बलिदान से अगर पूरे एक दुनिया का बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों का भला हो जाए, तो उसे करने से नहीं चूकते, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो। तो इसे कहते हैं आत्मसिद्धि का भाव, इसे कहते हैं आत्मसिद्धि का भाव। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक लोगों का विकास कम होता है। यदि किसी कार्य से अपना नुकसान होने के बाद भी औरों का फायदा हो तो उन नीतियों को अपनाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल आप लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और अंततः उनकी जान भी चली गई इसी क्रम में। या आप एक प्रश्न देखते होंगे कैप्टन विक्रम बत्रा का, ठीक है ना। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के हीरो थे और उनका स्लोगन था ये दिल मांगे मोर। और उन्होंने टाइगर हिल को वापस लाने के लिए कुछ ऐसा काम किया जो उन्हें नहीं करना था, जो उनकी जो सेना के जो नियम थे वो इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन उनका मानना था अगर मैंने ऐसा किया तो युद्ध में विजय बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो जब लोगों को लगता है, जो इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे किसी बलिदान से, मेरे किसी नुकसान से अगर बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाता है तो करना चाहिए। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने हैं। नेल्सन मंडेला, जिनको अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत लंबे समय तक जेल में बिताए। तो इस अवस्था तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इस अवस्था को कहा जाता है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यानी कि इस अवस्था वाले लोग कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए भले ही नुकसानदायक हो, उनके जीवन के लिए भले ही हितकारी ना हो, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो एक मिसाल बन जाते हैं और बहुत बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ये आपकी 6 अवस्थाएं हुई, जिसमें पहली 6 चरण हो गए। पहली अवस्था पूर्व परंपरागत, उसके 2 चरण, जिसमें आपने देखा आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरी देखी आपने ईगो सेंट्रिक, ठीक है ना। दूसरी अवस्था परंपरागत, इसमें बात हुई अच्छा लड़का अच्छा लड़की अवस्था, यानी कि प्रशंसा पाने के लिए कुछ भी कार्य करता है बालक। और दूसरी अवस्था थी उसमें, दूसरा चरण था उसमें सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, यानी कि सभी सामाजिक नियमों को वो मानता है। और तीसरी अवस्था जिसे कहते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था, इसके 2 चरण। इसका पहले चरण की बात करें तो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यहाँ पे भी सामाजिक नियमों को मानेगा, लेकिन अगर किसी स्थापित नियम में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो वो करेगा। और इसके अलावा सबसे अंतिम चरण, इस अवस्था का दूसरा चरण, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, कि यदि उनके किसी कार्य से पूरी दुनिया पूरे देश का भला होता हो तो उस कार्य को करते हैं। इसे आत्मसिद्धि का भाव कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब देखिएगा, कोहेलबर्ग की आलोचना से पहले हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया था नैतिक दुविधा, अर्थात कई सारे विकल्प जब सामने हो तो उनमें सही विकल्प चुनने का जो एक समय होता है उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। तो जब हिंज की कहानी कोहेलबर्ग ने बच्चों को सुनाई, तो हिंज की कहानी में जब दवा वाली कंडीशन आई कि क्या दवा चोरी करनी चाहिए या चोरी करने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए या पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए, इन प्रश्नों के 3 आंसर निकल के आए मोटे रूप से। तो पहला आंसर निकल के आया था दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अनैतिक है। दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अनैतिक है, क्योंकि इससे दंड मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जिन बच्चों ने ये आंसर दिया कि दवा चोरी नहीं करनी चाहिए अनैतिक है, तो उसने कहाँ रखा प्री कन्वेंशनल, यानी कि उन बच्चों को जिन्होंने आंसर दिया कि हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अनैतिक है और ऐसे करने से दंड मिलेगा। तो ये बच्चे कौन से स्तर पर थे? उनके अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर थे, क्योंकि वहाँ पर नैतिकता का स्तर कैसे होता है संचालित? आज्ञा एवं दंड से होता है। तो उन बच्चों ने कहा कि चूंकि दवा चोरी करना गलत है और उसकी सज़ा मिलेगी। तो जिन बच्चों का यह आंसर था उन्हें कोहेलबर्ग ने किस पे रखा? प्री कन्वेंशनल स्टेज पर रखा। जिन बच्चों ने कहा दवा चोरी करनी चाहिए परंतु दवा चोरी करने के बाद अपने आप को पुलिस को हवाले भी कर देना चाहिए, वो बच्चे कन्वेंशनल स्टेज पे थे, परंपरागत स्तर पर थे, क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक नियमों का सम्मान होना चाहिए। जान बचाई जाना आवश्यक है लेकिन सामाजिक नियमों का सम्मान भी होना चाहिए। और जिन बच्चों ने कहा कि चोरी करनी चाहिए लेकिन पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए क्योंकि दवा चोरी की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है? जान बचाना। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ये आंसर दिया कि दवा चोरी करे और पुलिस को ना बताए,
अपने आराम से रहे, तो उन बच्चों को कोहलबर्ग ने माना कि वे तीसरे स्तर पर थे, उत्तर या पश्चिम परंपरागत स्तर पर थे। तो आपने देखा कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोहलबर्ग की आलोचना की। देखिए कोहलबर्ग की आलोचना भी खूब हुई है। सबसे पहली प्रमुख आलोचना जो पेपर में पूछी जाती है कि उन्होंने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। अगर आप पियाजे के सिद्धांत के साथ कोहलबर्ग के सिद्धांत को, नैतिक सिद्धांतों को मैच करेंगे तो उन्हीं बातों को कोहलबर्ग ने अलग तरह से कह दिया है। उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की, इन्होंने 3 अवस्थाओं की बात की और 3 अवस्थाओं में 6 चरण कर दिए। अब आप गौर से पढ़ेंगे दोनों वीडियो देखने के बाद तो आपको लगेगा लगभग एक सी बात है दोनों ने कही है। तो सबसे बड़ी आलोचना कोहलबर्ग की पियाजे के सिद्धांत को दोहराना। दूसरी आलोचना कि सिर्फ पुरुषों की बात की है। हिंज की स्टोरी में हिंज एक पुरुष है और हिंज के क्रियाकलापों को दिखाया गया है। क्या एक महिला भी ऐसा ही करती? क्योंकि महिला ज़्यादा केयरिंग होती हैं, महिलाएं ज़्यादा नैतिक होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो इसलिए इन पे एक आरोप लगा कि इन्होंने लिंग के आधार पर भेदभाव किया और अपनी स्टोरी में केवल एक पुरुष को शामिल किया, जबकि उन्हें कई सारी स्टोरी बनानी चाहिए थी जिसमें पुरुष, महिलाएं और हर स्तर के होते, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, सब तरह के लोग होते, तब कहीं जाके सही चीज़ निकल के आती। तो एक आलोचना इनकी ये भी होती है। उन्होंने ये भी कहा लोगों ने, क्या पत्नी की जगह कोई और होता, क्या कोई अनजान व्यक्ति मर रहा होता तो क्या तब भी हिंद यही करता? तो उन्होंने कहा, लोगों ने जिन्होंने आलोचना की, उन्होंने कहा कि इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी और अपने हिसाब से उसको सेटअप किया, अपने हिसाब से प्रश्न बनाए और अपने हिसाब से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि इन्होंने सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर बल नहीं दिया गया है, क्योंकि इन्होंने यूरोप या पश्चिमी देशों के कल्चर को वहाँ फॉलो किया है। क्या दुनिया के सभी देशों में लोगों का बिहेव ऐसा ही होता है? तो इस तरह की बातों पर, इस तरह की बातों के द्वारा, इस तरह के विचारों के द्वारा कोहलबर्ग की आलोचना की गई है। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, 3 अवस्थाएं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत के 2 चरण, जिसमें पहला चरण आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा चरण आत्म केंद्रित टिट फॉर टैट वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरी अवस्था परंपरागत अवस्था, जिसके फिर 2 चरण, जिसमें पहला चरण अच्छा लड़का अच्छा लड़की अवस्था, प्रशंसा पाने के लिए नैतिक कार्य करता है, और दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सभी सामाजिक नियमों को बालक मानता है। फिर 13 वर्ष के बाद आता है तीसरी अवस्था पर, जिसे कहते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें दो चरण होते हैं। पहला चरण सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, अर्थात सामाजिक नियमों को मानता तो है लेकिन अगर किसी स्थापित नियम में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो वो भी करेगा। और सबसे अंतिम चरण, छठा चरण सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं और वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया या देश की भलाई के लिए अपने आप के जीवन को भी समर्पित करने से पीछे नहीं हटते। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा और इस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सीटेट का एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी तो मैं सभी प्रश्नों को कराऊंगा। जटिल से जटिल और आसान से आसान प्रश्नों को मैं यहाँ कराऊंगा। और आपने अगर मेरी एक प्रश्नों की सीरीज़ देखी होगी तो मैंने बहुत डिटेल में प्रश्नों को समझाया है। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को समझाया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें जिससे कि वीडियो थोड़ा वायरल हो जाए, और किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं तो इसको वहाँ शेयर कर दें। थैंक यू।